के साथ साथ वीरेंद्र सैनी जी, विजय सैनी जी, आप तमाम साथियों के साथ साथ मंच पर सभी हमारे सम्मानित नेतागण और साथ ही साथ इस बहुजन मिशन जय भीम मिशन के हमारे सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, ठीक है, सहयोगी आयोजक साथियों, मैंने को लाइव भी बोला यार, आज बहुजन अधिकार सम्मेलन की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि आज भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्रीगण भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लगातार खत्म करने में लगे हुए हैं। आज भारतीय संविधान की दी गई व्यवस्था के विपरीत सत्ता के मद में चूर सत्ता नशीन लोग अप्रत्यक्ष रूप से यथास्थितवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, मनोवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है। संविधान को निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है। बहुजन समाज के अधिकारों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है बहुजन अधिकार सम्मेलन की। हम लोग नारा देते रहे, हर जोर जुर्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब हमारे हकों पर डकैती डाली जा रही है, अधिकारों पर डकैती डाली जा रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, आरक्षण को शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आज संघर्ष के रास्ते पर फिर से हमें चलने की आवश्यकता है। सड़क के माध्यम से अपनी आवाज को फिर से बुलंद करने की आवश्यकता है। इसलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जिससे कि बहुजन अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे, सावधान रहे। साथियों, आप जानते हैं आज लोकतंत्र को भी कमजोर किया जा रहा है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़ी सदस्यता महोदय ने बताया कि किस तरीके से तानाशाही हिटलरशाही यात्रा पर चलते हुए लगभग 150 सांसदों को सरकार की सारे पर सदन के बाहर किया गया। क्या लोकतंत्र को दबाने की साजिश नहीं है? क्या जबरन सरकार अपनी बात को थोपने का दुस्साहस नहीं कर रही है क्या? और साथ ही साथ आज सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आज जितने भी विज्ञापन निकलते हैं, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, भारत सरकार में हो, डबल इंजन की सरकारों की देखरेख में चलने वाले प्रदेशों में हो, हर जगह पर आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण कहीं 2%, कहीं 3%, कहीं 4% दिया जा रहा है। पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण के सापेक्ष कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 8% दिया जा रहा है। तमाम विज्ञापनों को देखने से पता लगता है तमाम विभागों में
अभी अभी ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको मैं समय समय पर अपने ट्विटर के माध्यम से सामने भी करता रहता हूं। और इस तरीके से आज हकों पर डकैती डालना, साथियों, उसमें बहुत कुछ भूमिका हमारी आपकी भी है। सन 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर मात्र 3.5% ब्राह्मण है, 3% क्षत्रिय है, 1.5% वैश्य है। तीनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 7-8% होता है। यानी शेष तो बहुजन समाज है। तो 8% लोग अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर टक्कर के बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाती है। क्या विडंबना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में कहा तो किसी भी धर्माचार्य ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह से निकल जाती है तो पूरे देश में एफआईआर की झड़ी लग जाती है। क्या विडंबना है। आखिर हम क्या कहते हैं? हम तो वही कहते हैं जो भारतीय संविधान कहता है। अनुच्छेद 14 में सबका स्पष्ट है कि वर्ण, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर भेदभाव नहीं किया जा सकता तो सत्ता में बैठे हुए लोग आज खुला हमारे साथ सत्ता व्यवहार क्यों कर रहे हैं? भारतीय संविधान द्वारा दिया गया अधिकार छीनने का पाप क्यों कर रहे हैं? आरक्षण खत्म क्यों कर रहे हैं? संविधान को निष्प्रभावित क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र को खत्म करने का दुस्साहस क्यों कर रहे हैं? और यही नहीं, ये तो देश को बेचने का भी पाप कर रहे हैं। साथियों, आज सही मायने में जब से डबल इंजन की सरकार वाले आए हैं सरकारी नौकरियां गायब हो गई। आज देश के नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं। करोड़ों नौजवानों को आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने रोटी का संकट है, उनके सामने पेट की रोटी की भूख है। अभी पार्लियामेंट में जो घटनाक्रम घटित हुई वो भाजपा के सांसद के पर्ची पर ही उनकी प्रवेश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन लड़कों ने जो भी किया सदन के अंदर और बाहर, ये हो सकता है
तरीका उनका गैर कानूनी रहा हो, अलोकतांत्रिक रहा हो, संविधान की मर्यादा के विपरीत रहा हो, लेकिन जो बात उभर के आई है उसके आगे भी कहीं न कहीं बेरोजगारी रही है, उनके पेट की भूख रही है, वो रोटी की तड़पन रही है, जो पार्लियामेंट इस तरह से करने के लिए उनको मजबूर किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज ये हकीकत है कि आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के नाते दुखी है, पीड़ित है, रोटी की भूख से बिलबिला रहा है। मरता क्या न करता जब आदमी रोटी के लिए अंतिम सांसें लेता रहता है तो उसे कानून नहीं दिखाई पड़ता है, उसे आदर्श नहीं दिखाई पड़ता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज तस्वीर है पूरे देश की। आज जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें थी कि आज नहीं तो कल यहां हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है, उन विभागों को यह सरकार बेचने का पाप कर रही है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेन अपने चहेतों को दे दिया गया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिससे लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी अदानी के हवाले कर दिया गया। क्यों? क्या रिश्ता है देश के सत्ता सीट पर बैठे हुए लोगों का और अदानी का, अंबानी का क्या रिश्ता है? मैं कहना चाहता हूं, क्या करोड़ों करोड़ों नौजवानों की भूख, उनकी बेरोजगारी अदानी और अंबानी के सामने क्या कोई महत्व नहीं रखती क्या? यही नहीं, अभी हमारे कुछ वक्ता साथी कह रहे थे तो सरकारी विभाग न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग न मिलेगी नौजवानों को सरकारी नौकरी। इसलिए इसी तर्ज पर इन्होंने तो अभी बेचने का नमूना पेश किया है। अगर ये ज्यादा दिन तक रह गए तो बारी बारी सभी विभाग उद्योगपतियों के हवाले हो जाएंगे, हमेशा हमेशा नौजवान हाथ मलता रह जाएगा, सरकारी नौकरी कभी नसीब होने वाली नहीं रहेगी। इससे सावधान हो जाना। ये केवल अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के ही सम्मान सम्मान की बात नहीं, उनके हक हकूक अधिकार की बात नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग के भी देश के उन नौजवानों के सामने बेरोजगारी की संकट खड़े होने जा रही है, उनके लिए भी आगाह करने की ये चेतावनी है। जो कुछ भी हो रहा है समय रहते देश का नौजवान नहीं जगेगा तो स्वाभाविक रूप से खामियाजा उसका कल आने वाले दिनों में इन नौजवानों को भी उठाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, किसानों की दुहाई देने वाले, किसानों को दुगना लाभ देने का वादा करने वाले लोग किसानों को दुगना लाभ प्राप्त नहीं दिला पाए। अलबत्ते जब जब किसानों के खेत में उत्पाद पैदा होता है तो क्या सरकारी केंद्र नदारद हो जाते हैं। किसानों को अपना उपज बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है। औने पौने दामों में उनको अपनी घर गृहस्थी, घर परिवार की रोजी रोटी, बेटे बेटी की पढ़ाई, डॉक्टरी के लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो मजबूरी में उनका अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश और देश बड़े पैमाने पर अराजकता का माहौल है। किसान अपने हक के लिए लड़ता है, हजारों लोगों को जान देनी पड़ी तब जाकर के किसान विरोधी जो किसान बिल आ रहा था सरकार उसको वापस ली। संघर्ष में ताकत है। अगर किसान बिल वापस हो सकता है तो जो भी सरकार गलत काम कर रहे हैं अगर आप सड़क पर निकलेंगे तो इनको वापस कदम हटाना पड़ेगा, इनको गलत निर्णय वापस लेना पड़ेगा। यह किसानों ने साबित कर दिया कि जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है हमारा संघ, हमारा संगठन, हमारी भीड़, ये लोग की भीड़, लोकतंत्र की जो भीड़ है इसमें बड़ी ताकत है, इसमें बड़ी ताकत है। भारतीय संविधान के माध्यम से जो लोकतंत्र को भरोसा डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी व्यवस्था के रूप में हमें दिया है वो हमारी ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल समय समय पर हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुल्म, जाति, अत्याचार वही होता है
जहां जुल्म जाते अत्याचार सहने वाले लोग होते हैं, जुल्म जाते अत्याचार का प्रतिकार जब किया जाता है तो जुल्म जाते अत्याचार करने वाले लोग कदम पीछे हटाते हैं। इसलिए अगर आप चुप रहेंगे, अगर जुल्म जाते अत्याचार सहते रहेंगे, जाति सहते रहेंगे, जो कुछ भी हो रहा है इसको चुप्पी मार करके देखते रहेंगे तो जुल्म जाते अत्याचार करने वाले का हौसला बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ यह सिलसिला ज्यादा तेजी के साथ आपके साथ और बढ़ता रहेगा। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज वक्त आ गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें भारतीय संविधान दिया है उसी का नतीजा है कि आज हमारे घरों में भी पढ़े लिखे लोगों की एक लंबी कतार है, डॉक्टर इंजीनियर की भी एक लंबी कतार है, आईएएस आईपीएस की भी एक लंबी कतार है, जज और तमाम अधिकारियों की एक लंबी कतार है, वैज्ञानिकों की भी एक लंबी कतार है, हाई कोर्ट के एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की एक लंबी कतार है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान नहीं होता तो हमको तो पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। सैकड़ों सालों से हमें पढ़ने लिखने से रोका गया था। नारी शूद्र और नधीयताम इस देश की स्त्रियों को, इस देश के शुद्ध समाज को, जिसे आज अनुसूचित जाति से जनजात और पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इसको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले ने, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नारायण संत गाडगे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांशीराम जी और उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव कुशवाहा जी ने एक लंबा संघर्ष करके हमें इन अधिकारों को दिलाया और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो इन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में तब्दील करते हुए हमें परमानेंट हमारे सम्मान स्वाभिमान का न केवल परचम लहराना बल्कि अधिकार देकर के हमें धन भक्ति शिक्षा सम्मान से जोड़ने का भी काम किया और जिसका नतीजा है आज बहुजन समाज आज बड़े पैमाने पर अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ने में सक्षम हुआ है। और इसी बहुजन समाज में बड़े पैमाने पर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस आईपीएस जजेज आज तमाम बड़ी संख्या में पैदा हुए हैं। तो ये कमाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान का है। इसलिए हम अपने महापुरुषों की विरासत को, महापुरुषों की स्थाति को, महापुरुषों के संघर्ष को, महापुरुषों के त्याग को हम कभी भी इस पर पानी नहीं फैलने देंगे। उनके सपनों के साथ जो भी कुठाराघात करेगा हम उसका डट करके मुकाबला हर मौके पर करने का काम करेंगे। हम ऐसे मौके पर धन्यवाद देना चाहते हैं भाई राजेंद्र गौतम जी को, जिन्होंने मिशन जय भीम के माध्यम से लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज ये समय की मांग है, आज ये समय की मांग है कि हम सब लोगों को अपने सम्मान स्वाभिमान, हक, हकूक, अधिकार, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि साथियों, आज बड़े पैमाने पर लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश का भी 2022 का विधानसभा चुनाव देखा, जिसमें 403 विधानसभाओं में से बैलेट पेपर वोटिंग में 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी, मात्र 94 सीटों पर भाजपा नंबर 1 आई थी। लेकिन जब ईवीएम मशीन की गिनती हुई तो आंकड़ा बदल गया। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग की गिनती में 2/3 सीटों पर कांग्रेस नंबर 1 थी, लेकिन जब ईवीएम मशीन की गिनती की शुरुआत होती है तो ठीक आंकड़ा ठीक उल्टा हो गया। आखिर क्या करना है? मतदाताओं का रुझान तो बैलेट पेपर वोटिंग से भी हो जाता है। बैलेट पेपर वोटिंग में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नंबर 1, तो ईवीएम मशीन में भाजपा नंबर 1 कैसे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 403 में से
होती बैलेट पेपर वोटिंग में नंबर 1, तो ईवीएम की गिनती में भाजपा हारी कैसे हो जाती है? तो कहीं न कहीं दाल में काला है, कहीं न कहीं दाल में काला है, दाल काली हो गई, इसलिए पूरी दाल काली हो गई। हमारे तो साथी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं कि आज ईवीएम लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन गई। यह जीत जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुई है, ये मोदी जी की जीत नहीं है, ये भाजपा की जीत नहीं है, ये मोदी जी के कल्याणकारी योजना की जीत नहीं है, ये जीत ईवीएम के तिक्रम की है। और ये जीत ईवीएम के तिक्रम की है, तो इसलिए तिक्रम खत्म हो तभी संभव है जब ईवीएम का इस्तेमाल खत्म हो। इसीलिए हमारे मंच से साथियों ने एक नारा लगवाया, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। 3 नारे लगना, हमारे साथ नारा लगाइए और हर नौजवान के मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। वो 3 नारा होगा, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ। देश बचाओ। अब एक नारा और लगेगा, बैलेट पेपर, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ। बैलेट पेपर लाओ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई राजेंद्र पाल गौतम जी को बहुत शुभकामना बधाई इसलिए देता हूं कि अभियान आपका जो लगातार चल रहा है, आज नहीं तो कल इस आपके अभियान का करिश्मा जरूर देश को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ध्यान देते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। सभी साथी जय 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 भीम, सभी साथी अभी उठे ना, जय 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 भीम, और मैं इसी के साथ जय 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 भीम। राम किशोर मौर्य जी जो अम्बेडकर नगर से आए हैं उत्तर प्रदेश से, वो कृपया अपनी बुक लेकर के आ जाएं और वो कुछ अपनी बुकें यहाँ पे भेंट करना चाहते हैं सर को, तो कृपया जल्दी से जल्दी मंच पर आ जाएं। धन्यवाद, भाषण के लिए बुलाइए। देखिए अभी ये आखिरी रस्म रहेगा। सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चखे विनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महागम सर्वे सत्ता सुखी होन्तु सर्वे होन्तु चखे विनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सस्पेंड भी कर दिया। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इस पर कांग्रेस पर राहुल गांधी का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि बीजेपी गलत है। पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष विपक्ष सभी मुद्दों पर बहस करता है। पार्लियामेंट बहस के लिए ही बनाई गई है। सकारात्मक नकारात्मक विचार वहां आना, यही लोकतंत्र है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए विपक्षी पार्टी के सांसदों को एक एक करके बाहर किया गया, 1 2 3 नहीं लगभग 150 सांसदों को संसद के बाहर का रास्ता दिखाया गया। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान भाजपा सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस कर रही है। इसलिए संसद में गरिमा के साथ बहस में भाग लेना चाहिए। बहस से बचने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं को, सांसदों को बाहर करने का रास्ता गलत है। 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा ये जो प्रोग्राम होने वाला है, इनॉग्रेशन एक तरीके से, ऑपोजिशन कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राम मंदिर किसी की जागीर नहीं है, क्योंकि बीजेपी क्लेम कर रही है कि उन्होंने राम मंदिर के लिए काफी काम किया है। देखिए, पहली बात तो कोई भी सरकार किसी धर्म विशेष की नहीं होती, एक चीज। दूसरी चीज, राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है।
धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है, धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार-तार कर रही है, धर्म के नाम पर देश को बांटने का पाप कर रही है। अगर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को धर्म में आस्था होती तो आस्था दिखाने के लिए नहीं होता है, आस्था होती है जो दिल से होता है। ये तो केवल हर चीज की मार्केटिंग करती है, तो आज ये मंदिर का भी मार्केटिंग कर रही है, धर्म की भी मार्केटिंग कर रही है। मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है, जो भी योगदान है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। एक आखिरी सवाल है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वह हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ओबीसी कह रहे हैं कि हिजना है, हमको हमारा अधिकार होना चाहिए। अब कांग्रेस जो अलायंस इंडिया गठबंधन है वो ऐसे अगर करेगा, कंफ्यूजन करेगा, वहाँ पर वाइडिंग जो करे फुलफिल नहीं करेगा, तो वहाँ पर ओबीसी है, बाकी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो क्लेम कर रही है हिजाब अलाउ करे। देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक का भी वक्तव्य सुना था। यह उनके आने के पहले से कानून लगा हुआ है, ये रहेगा या हटेगा उस पर विचार कर रहे हैं, इसलिए उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं। हमारे साथ हैं सपा नेता स्वामी प्रसाद। मील का पत्थर साबित होगा संविधान को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में, देश को बचाने में। इसलिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए निर्भर। सनातन धर्म हिंदू धर्म को लेकर आपने कई बार बयान दिया, इस पर आपके FIR भी दर्ज हुई है। जरा सी शर्म नहीं आती? हर चीज में धर्म चाहिए तुम्हें, पूछो बंद करो इसको बंद करो। आप बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछोगे, महंगाई पे नहीं पूछोगे, तुम लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल? और बहुजन अधिकार के लिए कार्यक्रम आयोजित, ये शर्म की बात है। इसमें यहाँ विस्तार से चर्चा हुई। आज भारतीय संविधान खतरे में है। भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया व्यवस्था, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। 150 सांसदों को लगातार सांसद से बाहर का रास्ता दिखा देना लोकतंत्र को कुचलने का। और यही नहीं, आज बड़े पैमाने पर जिस तरीके से देश को बेचने का पाप किया जा रहा है, देश के नौजवानों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है, देश के नौजवानों से रोजगार और सरकारी नौकरियां छीनी जा रही हैं। स्वाभाविक रूप से आज देश पर भी खतरा है, लोकतंत्र पर भी खतरा है, संविधान पर भी खतरा है। इसीलिए आज देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के नारे के साथ यहाँ पर आज बहुजन अधिकार सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसके लिए मैं श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, उनको मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि इनका अभियान सालों साल से लगातार पूरे देश में चल रहा है। और ये है आने वाले दिनों में कहीं न कहीं परिवर्तन के लिए मील का पत्थर साबित। बताओ, ठेकेदारी प्रथा खत्म होने पर सवाल नहीं पूछोगे? भाई ठेकेदारी प्रथा पे नहीं करो, जो आज जो मुद्दा है ठेकेदारी प्रथा पे सवाल नहीं करोगे, EVM पे सवाल नहीं करोगे, केवल धर्म पे करोगे, न बेरोजगारी पे करोगे, न रोजगार पे करोगे, न नोटबंदी पे करोगे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? तुम्हें पैसा दिया था इसी काम के लिए, बीजेपी इसी काम के लिए पैसे दे रही है। चलेगा क्या? लाइव जा रहा है, क्या बात कर रही है? अभी तक कोई बयानबाजी आगे चेक किया जाए और कहीं न कहीं स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक पार्टी ने कहा है जो वोट, जिससे वोट को फायदा मिले। इसलिए तो कोई धर्म चर्चा नहीं रही। आप तो चर्चा हो रही बेरोजगारी पर, आप तो चर्चा हो रही लोकतंत्र पर, आप तो चर्चा हो रही संविधान पर, आप तो चर्चा हो रही देश खतरे में। तो इस पर तो आप लोग कोई सवाल करते नहीं। आपने कहा कि हिंदू धर्म धोखा है, फिर वहीं आ गए। ये तो है नहीं तुम्हारे पास, ये बहुत पहले बोल दिया मुद्दा नहीं है, आज संविधान मुद्दा नहीं है, आज का ये मुद्दा मुद्दा नहीं है, आज के मुद्दा तैयार कर रहे हो तुम लोग। नहीं, ये सब नहीं करना, हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए।